डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर कैसे होंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे एक दूसरे में ये वेरी करते हैं, अर्थात एक दूसरे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। लेकिन ये दोनों पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स के, ये दोनों बने हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जब तक आप न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी नहीं करोगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आप नहीं जानते हो, तो डीएनए और आरएनए के बारे में आप स्टडी करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए कि इसका डायमीटर इतना है, मॉलिक्यूलर वेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप ये है, लेकिन उसकी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। इस वजह से हमें किसको पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड्स। यदि हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ लेंगे और एक पॉलीमर बनाएंगे तो आरएनए बन जाएगा, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यदि जोड़ करके एक बड़ा पॉलीमर बनाते तो क्या बन जाएगा, डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हो। न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो 3 कंपोनेंट से बनता है, राइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस की लिंकिंग का अपना एक पैटर्न है। एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड कनेक्ट करता है नाइट्रोजनस बेस को राइबोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ। ठीक है, राइबोज शुगर की पोजीशन हमेशा कौन सी होगी, फर्स्ट। पाइरिमिडीन के केस में नाइट्रोजनस बेस का फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन बॉन्डिंग में एंगेज होगा, और प्यूरिन के केस में 9th पोजीशन। ठीक है, और जो फास्फोरिक एसिड है वो राइबोज शुगर की 5th पोजीशन को ज्वाइन करेगा वाया ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट लिंक हो रहा है तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड भी कह देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। मैं आपको न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड लिंकिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो भी कैरेक्टर हैं वो दोनों पर अप्लीकेबल होंगे, डीएनए पर भी और आरएनए पर भी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और जब ये डिस्कशन करेंगे तो हम लोग सेकेंड पोजीशन, राइबोज की सेकेंड प्राइम पोजीशन पर एच और ओएच के बारे में बात नहीं करेंगे। यदि यहां पर ओएच होगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, और यदि केवल हाइड्रोजन होगा तो डीऑक्सी। तो पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डिस्कस करेंगे। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आप सीखेंगे वो दोनों पर एप्लीकेबल होगा, डीएनए पर भी और आरएनए पर भी। ठीक है, और इस डिस्कशन में डीएनए और आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो आधे से ज्यादा आप लोग समझ जाओगे कि आधे से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो। ठीक है, बाद में डीएनए और आरएनए में फंडामेंटल डिफरेंस यही हो जाता है कि आरएनए किसका बना है। जैसे आपने देखा होगा जब घरों में वायर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हो, तो एक वायर आता है जिसमें 2 वायर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, होता है ना। मतलब वो आप खरीद के लाओगे तो 2 तार उसमें क्या है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का या येलो कलर का, उसमें ऑलरेडी कॉइल्ड होता है। तो 2 वायर की कॉइलिंग से है ना, और एक जाते हो खरीद के लाते हो इसमें सिंगल वायर ही होता है। ठीक है, तो उसी तरह से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। तो आगे बढ़ा जाए, बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और यहां पर आप कुछ बेसिक्स को सीख लेंगे तो आप डीएनए और आरएनए को बनाना सीख जाओगे। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को लिंक कर लेंगे तो एक चेन बन जाएगा, उसी को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कब बनते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कोवैलेंटली लिंक हो जाते हैं। क्या बनेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए होते हैं कि जब राइबोज शुगर एक दूसरे से या शुगर से एक दूसरे से लिंक होते हैं तो ग्लाइकोसिल बॉन्ड बनता है या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, कुछ पोजीशंस पर आपने ईस्टर बॉन्ड बना रखे हैं, नहीं बना रखे। तो न्यूक्लियोटाइड से जब न्यूक्लियोटाइड लिंक होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ये है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, ठीक है। क्या एक फ्री न्यूक्लियोटाइड में आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिला था, बताइए, क्या फ्री न्यूक्लियोटाइड में आपके पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, नहीं है।
ठीक है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, कोई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है। तो इन बेसिक्स को अप्लाई करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिल, ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कौन है, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। कहीं पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको मिला, नहीं मिला। फ्री न्यूक्लियोटाइड में आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी आप समझ जाओगे, जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होते, जैसे साइक्लिक एएमपी है या फिर साइक्लिक जीएमपी है, इसमें मिल जाएगा। और कैसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा तभी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। दोनों पॉलीमर में अब एक न्यूक्लियोटाइड है और उसकी लिंकिंग किससे हो रही है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा तो कौन सी पोजीशंस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व है। जैसे नाइट्रोजनस बेस में एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड में राइबोस की कौन सी पोजीशन, फर्स्ट। और नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाइट्रोजन एटम फर्स्ट या 9th पोजीशन, ठीक है। तो जब एक राइबोस एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा तो इस लिंकिंग का भी तो कोई एक पैटर्न होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन से एटम्स के बीच में स्टेब्लिश होगा, तो हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड की राइबोस की थर्ड पोजीशन, कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप है। और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट, ये 5 प्राइम है और ये क्या है, अल्फा फॉस्फेट। और ये कौन है, तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होता है तो उसके पास 3 फॉस्फेट हैं, तो बीटा और गामा निकल जाएंगे, कौन बचेगा, अल्फा। तो एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फॉस्फेट लिंक होगा। तो हमेशा ये पोलैरिटी बॉन्डिंग की फिक्स है डीएनए और आरएनए में। इसमें फिक्स है, ऐसा नहीं कि डीएनए की कुछ और है आरएनए की कुछ और है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड पोजीशन का OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 5 प्राइम का फॉस्फेट हमेशा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में इंगेज होता है। ये पोलैरिटी बदलती है या फिक्स है, दोनों डीएनए और आरएनए में या केवल डीएनए में, दोनों में। दो ही तरह के तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, केवल कुछ स्प्लाइसिंग रिएक्शन में और कैपिंग में आपको एक अनयूजुअल तरह का बॉन्ड मिल जाता है 2:5, तो वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। वो 2 एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए 2 ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको अनयूजुअल पोजीशन मिल जाएगी, बाकी दोनों डीएनए और आरएनए में यही बॉन्डिंग मिलेगा। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कनेक्ट 3 प्राइम ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैं देखो बॉन्डिंग पोजीशन आपको बता रहा हूं, थोड़ा आप लोग यहां पर सीख लीजिए। और सीखने का मतलब है जैसे मैं बना रहा हूं, थोड़ा आप उस आइडिया को भी सीख लीजिए। तो अपनी रफ कॉपी पर ऐसे बनाओगे तो ज्यादा बेहतर हो जाओगे। तो हमें क्या करना है, हम लोग 2 न्यूक्लियोटाइड्स को बना लेंगे। ये कौन सा शुगर है, राइबोस। फर्स्ट पोजीशन पर क्या लिंक कर लिया, नाइट्रोजनस बेस। ये कौन सा बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पर ना तो H बनाएंगे और ना ही OH बनाएंगे। ये कौन सी पोजीशन, यहां पर OH ग्रुप, ठीक है। ये है CS2 और यहां पर क्या है, फॉस्फेट, ठीक है। कोई समस्या, ये ध्यान रखोगे, बना लिया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है CS2। और यहां पर कितने फॉस्फेट होंगे, हम लोग 3 फॉस्फेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये अल्फा है, बीटा और गामा। ये कौन सी पोजीशन है, 5th पोजीशन। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। मैं आपको बॉन्ड बता रहा हूं और आप बॉन्ड को सीख लीजिए। इसी तरह से सब लिंक होंगे।
तो जब डीएनए और आरएनए बनते हैं, डीएनए बनाने की प्रक्रिया को कहते हो रेप्लिकेशन और आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, यही तो होते ना, ठीक है। तो डीएनए आरएनए ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारे देश में माताएं बहनें स्वेटर बुन देती वैसे कोई डीएनए बुन देता हो। डीएनए तो सिंथेसिस एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंजाइमेटिक। तो जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसको बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का है, ठीक है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जो पहले न्यूक्लियोटाइड को, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड को जो कैप्चर किया है, अभी बहुत टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हैं, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम ओएच ग्रुप को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। किसको एक्टिव करेंगे? और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके साथ से लिंक करना है, ठीक है, तो जैसे एक न्यूक्लियोटाइड को लिया, जो पहले न्यूक्लियोटाइड लेंगे उसके कौन से ग्रुप को एक्टिवेट किया? 3 प्राइम। और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड लिया उसको कुछ इस तरीके से ओरिएंट किया, इस तरह से अपनी एक्टिव साइट पर अरेंज किया कि उसका 5 प्राइम के फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाए? रिएक्शन पोजीशन पर आ जाए। कहां पर आ जाए? और इस 3 प्राइम ओएच ग्रुप को ये स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है कि वो अटैक करे किस पर? अल्फा फॉस्फेट पर। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड लिया, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया, उसके 3 प्राइम ओएच ग्रुप को एक्टिवेट किया, ठीक है, अर्थात यहां पर जो रिएक्टिंग ग्रुप है वो 3 प्राइम ओएच है। और दूसरे न्यूक्लियोटाइड जिसके साथ उसे लिंक करना था, उस न्यूक्लियोटाइड को कुछ इस तरीके से ओरिएंट किया कि उसके फॉस्फेट ग्रुप रिएक्शन पोजीशन पर आ जाए। तो 3 प्राइम ओएच ग्रुप को एक्टिवेट किया है तो वो किस पर अटैक करेगा? अल्फा फॉस्फेट। अटैक करने का मतलब है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑलरेडी बॉन्डिंग में था और इसका तो जो इसकी वैलेंसीज है वो क्या है? पूरी है। तो जब ये एक नया बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? तो कौन निकल गया? बीटा और गामा। तो ये तो यहां से निकल गया, नहीं निकल गया। और जब ये OH ग्रुप अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन एक नया बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी? 2। तो इस अल्फा फॉस्फेट के साथ क्या किया? बॉन्डिंग कर लिया। तो देखो मैं इसी बॉन्ड को अरेंज कर रहा हूं। ये है फॉस्फेट, ये CH2, ठीक है, 5th पोजीशन का कार्बन है। इसके साथ कौन है? फॉस्फेट। और इस फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कौन किया था? ऑक्सीजन। तो ये 3 प्राइम OH ग्रुप का ऑक्सीजन है। ये 3 प्राइम OH ग्रुप का क्या है? ऑक्सीजन है। ये बॉन्ड है फास्फो ईस्टर बॉन्ड, जो किसको लिंक कर रहा था? फॉस्फेट को। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। मैं इस फॉस्फेट को दोबारा बना देता हूं। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है? बताइए, पढ़ रखा है ना? तो ये फॉस्फेट राइबोस के साथ जुड़ा हुआ था, मैं लिख दे रहा हूं। किसके साथ? राइबोस। और ये फॉस्फेट एक दूसरे फॉस्फेट के साथ आगे जुड़ा हुआ था। तो जब इस अल्फा फॉस्फेट पर अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और यही फॉस्फेट किसके साथ जुड़ गया? 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ जुड़ गया ना। तो देखो एक ऑक्सीजन ही तो केवल फ्री है। तो इस फॉस्फेट का एक जो बॉन्ड है वो 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के थ्रू किसके साथ जुड़ा है? राइबोस के साथ। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये फ्री है, इस पर नेगेटिव चार्ज। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 प्राइम का ऑक्सीजन है, इसने फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लिया था, नहीं बना लिया था? ये ऑलरेडी वो ऑक्सीजन है जिसके थ्रू ये राइबोस शुगर के साथ लिंक है। यही तो राइबोस शुगर है, ठीक है। कोई समस्या? बताइए। तो ये कौन सी पोजीशन है? 3 प्राइम ऑक्सीजन। ये क्या है? फॉस्फेट है। और ये क्या है? 5 प्राइम है। इस पूरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये एक न्यूक्लियोटाइड का है। और ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का है। ये जो फॉस्फेट है वो इस 5 प्राइम का फॉस्फेट, ठीक है। कोई समस्या यहां पर? तो ये फॉस्फेट एक शुगर के इस OH ग्रुप के साथ, ये OH ग्रुप पहले था, तो फॉस्फेट जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। तो एक ईस्टर बॉन्ड ये है। और ये फॉस्फेट जब राइबोस शुगर के साथ लिंक हुआ होगा, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के समय पढ़ा था,
तो जब ये फॉस्फेट राइबोज शुगर के साथ लिंक हुआ तो ये भी कौन बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड। तो एक ही फॉस्फेट कितने ईस्टर बॉन्ड से लिंक है, 2, तो हम लोगों ने फास्फोडाइस्टर। तो इस तरह से बॉन्ड कनेक्ट करते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होता है वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड अर्थात एक फॉस्फेट, अब इस को दूसरे शब्दों में यदि कहें तो एक फॉस्फेट 2 न्यूक्लियोटाइड्स की राइबोज शुगर्स को लिंक कर रहा है, जिसमें से एक राइबोज शुगर की 3rd पोजीशन है और दूसरे राइबोज शुगर की 5th पोजीशन। तो इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, जैसे मैं फॉस्फेट हूं तो मैंने एक राइबोज की 3rd पोजीशन के साथ बॉन्ड बना रखा है और एक राइबोज की 5 पोजीशन। तो बीच में फॉस्फेट ही तो लिंकर है और फॉस्फेट दोनों राइबोज के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन से ग्रुप से कर रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप। तो कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। तो एक ही फॉस्फेट ने 2 ईस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई समस्या यहां पर। अब देखो इस फ्री फॉस्फेट में एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और बाकी सभी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड है तो सभी पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने ऑक्सीजन बॉन्डिंग में इंगेज होते जाएंगे उतने ही चार्ज क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो देखो ये डबल बॉन्डेड है, चार्ज होगा नहीं, ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग में इंगेज हो गया और ये भी बॉन्डिंग में। तो एक डबल बॉन्डेड है और 2 बॉन्डिंग में इंगेज हो गए तो बचा कितना, बताइए, एक ही तो बचा, तो कितना चार्ज, माइनस। ठीक है, तो ये पोजीशन याद रखोगे। कोई समस्या होगी यहां पर, देखो यहां पर दिखाई पड़ रहा है ये 3rd पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, 5th पोजीशन। ये ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट का एक ऑक्सीजन राइबोज शुगर की 3rd पोजीशन, दूसरा ऑक्सीजन राइबोज शुगर की 5th पोजीशन और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, केवल सिंगल कौन है, एक। तो जैसा बॉन्ड आपको यहां नजर आ रहा है वैसा ही बॉन्ड आपको यहां नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो फॉस्फेट आपको नजर आ रहा है ये फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड का है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड ये है नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है और जो ऊपर वाला 3' जिसका इंगेज है बॉन्डिंग में उसका ये नाइट्रोजनस बेस है और उसकी 5th पोजीशन पर उसका अपना फॉस्फेट होगा, नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जो पोलैरिटी आपको इस बॉन्ड पर नजर आ रही है वही पोलैरिटी यहां है, वही पोलैरिटी यहां पर है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है एक सिंगल फॉस्फेट जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड की राइबोज की 3rd पोजीशन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की राइबोज की 5th पोजीशन किसमें है, बॉन्डिंग में है। ठीक है, कोई समस्या इसमें। अब इसी स्ट्रक्चर में दोबारा देखो, ये कौन सा पोजीशन है, 5th पोजीशन। कौन फ्री है, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, फ्री है। अब इस पॉइंट पर आते हैं, ये 3' OH ग्रुप है, ये 3' OH ग्रुप अब नेक्स्ट रिएक्शन के लिए प्रिपेयर्ड है। जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अल्फा फॉस्फेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। जब अल्फा फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर। तो उसकी 5th पोजीशन किसमें इंगेज हो गई, बॉन्डिंग में। तो उसका 3rd पोजीशन OH ग्रुप क्या हो गया, फ्री हो गया। यही तो हुआ, वो उसके आगे वाले न्यूक्लियोटाइड, आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड को जब आप देखेंगे, मैंने यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड लगा रखे हैं, आप इसमें 100 भी लगाओगे तो पूरी की पूरी चेन में आपको एक पोजीशन पर, एक एंड पर 3' OH ग्रुप फ्री मिलेगा और एक पर 5' फॉस्फेट क्या होगा, फ्री मिलेगा। यही तो होगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें। तो बॉन्ड को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, बताइए, बॉन्ड को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। मैं एक बार दोबारा बॉन्ड बनाने का प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। देखो मैं किस तरीके से बॉन्ड बना रहा हूं। ये OH ग्रुप रहा होगा 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है, लेकिन इसने बॉन्डिंग कर ली है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। ये फॉस्फेट जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ये फॉस्फेट का अपना ऑक्सीजन है जिसने राइबोज की 5th पोजीशन के साथ क्या किया है,
बॉन्ड बनाया है। तो ये 5th पोजीशन है, इसी 5th पोजीशन का ये क्या है, फॉस्फेट है, और ये 3 प्राइम OH ग्रुप है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का, यही तो बॉन्ड है। बन गया ना, यहां तक समस्या किसी को? तो अब आगे बढ़ा जाए। तो बॉन्ड बनाने के बारे में आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। यदि इस न्यूक्लियोटाइड में 2 प्राइम पर OH ग्रुप होगा तो ये राइबोज होगा, और यहां पर केवल हाइड्रोजन होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगा। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होंगे तो DNA बनेगा, और यदि राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो RNA बनेगा, ठीक है। बॉन्ड की पोलैरिटी को लेकर के कोई समस्या हो या पोजीशन को लेकर के कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। सारे बॉन्ड जो है इसी तरह से क्रिएट होंगे, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो नाइट्रोजनस बेस है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं? कैसे होंगे नाइट्रोजनस बेस? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं बोल पा रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं, इन्होंने अभी पढ़ रखा है, तो वो अब इस पॉइंट को ध्यान रखें कि आप इस तरह से भूल जाओगे तो DNA RNA में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप ये सोचते होंगे कि जैसे ही सुबह सुबह क्लास शुरू होती है और मैं कह देता हूं तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो थोड़ा सच जो होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और सच की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। लाइफ कैसी होती है, कम होती है। तुम लोग सोचोगे अरे दुनिया में तो सुना है सच की लाइफ ज्यादा होती है। सच की लाइफ कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दें, एक प्लास्टिक का फूल खरीद लाना और एक नेचुरल ले आना। नेचुरल वाला लाओगे शाम तक, सुबह तोड़ के ले आना किसी पेड़ से और रख देना, शाम तक क्या होगा, ठीक नहीं रहेगा। अगले दिन उठा करके तुम क्या करोगे, फेंक दोगे। और प्लास्टिक वाला जब धूल उसमें लग जाए तो फिर धो के फिर टांग देना। ऐसा नहीं है। घरों में कौन से फूल लगाते हो, प्लास्टिक वाले। तो ये सच है, इसमें कोई गलत नहीं है। सच की लाइफ क्या होगी, कम होगी। तो आगे बढ़ा जाए। तो ये लिंक कर लिया ना, कौन सा, ये नाइट्रोजनस बेस। अब यहां पर फिर ध्यान से समझो, इसी वजह से कहता हूं कि अभी तो मैं सच बोल रहा हूं, तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करने लगोगे तो ये जो सच है वो खत्म हो जाएगा। इसकी लाइफ कैसी है, कम है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, नहीं तो सच साबित हो जाएगा। पढ़ोगे नहीं, देखो बोलने में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहा जाता है ना सच बड़ा कड़वा होता है, तो आदमी को चापलूसी करोगे तब तो ठीक है, तब तो खुश रहेगा। और चापलूसी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी चापलूसी क्यों करूं, क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां पर ध्यान से सभी लोग समझो, कितने न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक किया है, 3। ये क्या है, फॉस्फेट। ये क्या है, राइबोस। फॉस्फेट राइबोस, फॉस्फेट राइबोस। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को खत्म कर चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक कर देंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिंक हो जाएंगे, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमर में न्यूक्लियोटाइड्स लिंक है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, और ये बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट को लिंक कर रहा है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब न्यूक्लियोटाइड्स में जब हम लोग आते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का एक पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, और जिसमें कौन आता है, नाइट्रोजनस बेस। जबकि फॉस्फेट और जो राइबोज है, फॉस्फोरिक एसिड और राइबोज, ये कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, ठीक है। तो DNA और RNA की जो बैकबोन है, DNA और RNA की बैकबोन है, वो बनाते हैं फॉस्फेट राइबोस, फॉस्फेट राइबोस, अल्टरनेटिंग फॉस्फेट एंड राइबोस, द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
मैं यहां न्यूक्लिक एसिड टर्म यूज कर रहा हूं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है डीएनए और आरएनए। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग, नीचे चलेंगे तो राइबोस फॉस्फेट, राइबोस फॉस्फेट, राइबोस फॉस्फेट, या फॉस्फेट राइबोस फॉस्फेट राइबोस। तो बैकबोन किसका बना है? बैकबोन हाइड्रोफिलिक होगी या हाइड्रोफोबिक होगी? बताइए। हाइड्रोफिलिक होगी। अरे राइबोस और फॉस्फेट जब हाइड्रोफिलिक है तो बैकबोन कैसी होगी? हाइड्रोफिलिक। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो एज ए साइड ग्रुप लगे। जैसे मेरी बॉडी में जो मेरा पूरा ट्रंक है ये पार्ट है हमारी बैकबोन का, और जो मेरा हाथ है वो नाइट्रोजनस बेस है एज ए साइड ग्रुप। कैसे निकला हुआ? साइड ग्रुप। वो कांटे वाले पेड़ होते हैं उनमें देखा होगा कांटा निकला होता है, तो एक मेजर एक डाल है उससे एक कांटा निकला हुआ है, ठीक है, तो उस डाल से तो निकला हुआ है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, वो नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस बैकबोन में लिंक है एज ए साइड ग्रुप। और ये कैसे है? हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना रहा हूं, यहां से समझिए। ये नाइट्रोजनस बेस है। क्या है? नाइट्रोजनस बेस एज ए साइड ग्रुप निकले हुए। और ये क्या है? बैकबोन। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं। आप लोगों ने बांस की सीढ़ी देखी है? बांस की सीढ़ी, ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े और दोनों तरफ से क्या लगाते हैं? बड़े से बांस लगा देते हैं। ऐसे ही तो होते हैं। हो सकता है कुछ लोग इंग्लैंड से आए हों। ऐसे देखा ना? चलो एक तरफ से हटा दिया, एक तरफ से हटा दिया तो आपको छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े ही नजर आएंगे, और वो इसी बैकबोन के साथ तो लिंक है। इसी के साथ क्या है? लिंक है। कुछ इस तरीके से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स की बैकबोन में एज ए साइड ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं। और ये कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक है तो बैकबोन हाइड्रोफिलिक है, और नाइट्रोजनस बेस एज ए साइड ग्रुप बैकबोन को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ बैकबोन पर चार्ज कैसा होगा? कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज, क्योंकि फॉस्फेट पर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। हर एक न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड लिंक हैं, देखो यहां पर इस तरफ से चलते हैं डाउन स्ट्रीम से, -1, कोई दूसरा चार्ज नहीं। दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पर -1, अगले न्यूक्लियोटाइड पर -1, तो 1 2 3, और टोटल कितने हैं? 4, तो 3 पर तो -1 ही है। अब इस चौथे को देखो, चौथे में क्या है? एक यहां पर माइनस है और एक यहां माइनस है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो 5 प्राइम है, जिसका फॉस्फेट बॉन्डिंग में इंगेज नहीं है, उस पर -2 और बाकी सभी पर -1। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में जो टोटल चार्ज होगा वो होगा n+1। कितना होगा? n+1। n मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यदि किसी डीएनए में या किसी आरएनए में 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने हैं? 100, तो इस पर चार्ज कितना होगा? 101। अरे यही तो फ्री फॉस्फेट है ना। ठीक है, पोलैरिटी देखिए, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो हम लोग जब डीएनए आरएनए लिखते हैं तो पोलैरिटी भी लिखते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। कोई समस्या यहां पर? ठीक है, 5 प्राइम हम लिखते हैं, जो 5 प्राइम एंड हम उस एंड को लिखते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम का फॉस्फेट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। यदि आप इस लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो इसका जो फॉस्फेट है वो फ्री है, किसी और न्यूक्लियोटाइड से लिंक नहीं है। तो जिस न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है वही 5 प्राइम एंड। अब इस एंड पर आते हैं, ये 3 प्राइम एंड है, ये कौन सा ग्रुप है? OS ग्रुप। इसके 5 प्राइम का फॉस्फेट तो बॉन्डिंग में इंगेज है, लेकिन कौन फ्री है? 3 प्राइम, यही तो फ्री है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एंड। तो यदि हम सभी लोग हाथ मिला करके खड़े हो जाएंगे तो इस एंड पर जो स्टूडेंट होगा उसका राइट हैंड, और उस एंड पर होगा तो लेफ्ट हैंड। तो पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड में एक एंड पर ही आपको 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री मिलेगा और दूसरे एंड पर 3 प्राइम OS ग्रुप। बाकी सभी न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम और 3 प्राइम बॉन्डिंग में होंगे। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं? 5:3 या 3:5 की पोलैरिटी में डीएनए को लिखते हैं। तो ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है ये एंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखोगे। ठीक है, तो बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। कैसा चार्ज कैरी करते हैं? किसके बने हैं? अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट के। ठीक है, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट।
bases are project away from the long axis of the strand। ये जो long axis है उससे बाहर की तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। The backbone of polynucleotide chain is negatively charged and हाइड्रोफिलिक। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अप्लीकेबल है डीएनए और आरएनए दोनों पर, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर कितना चार्ज होगा, N+1। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उन सभी न्यूक्लियोटाइड पर -1 चार्ज होगा, क्योंकि 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होगा तो उसके 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो 5 प्राइम एंड के न्यूक्लियोटाइड पर -2 चार्ज, बाकी सभी पर -1, तो N+1। कोई समस्या इसमें?